नमस्कार, आप देख रहे हैं सुप्रभात बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए आज सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी और वोटिंग शाम 6 बजे तक चलने वाली है। मतदान के लिए 15,750 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है और दिल्ली के तकरीबन 1,47,00,000 वोटर्स आज 672 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे और दिल्ली में आम आदमी पार्टी 70 सीट जबकि बीजेपी 67 और कांग्रेस 66 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में कांग्रेस ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन किया है। गठबंधन के तहत आरजेडी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बीजेपी ने जेडीयू और एलजेपी के साथ गठबंधन किया है। इधर बीजेपी 67 सीटों पर जबकि जेडीयू 2 सीट और एलजेपी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। नई दिल्ली सीट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आप उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में हैं। चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और दिल्ली में करीब 40,000 सुरक्षा कर्मियों, होमगार्ड के 19,000 जवानों के साथ सीआरपीएफ की 190 कंपनियां तैनात की गई हैं। वोटिंग के दौरान वेबकास्टिंग से पोलिंग बूथ पर नजर भी रखी जाएगी। तो आरजेडी को अब माय समीकरण से ज्यादा अति पिछड़ों और दलितों पर भरोसा है। तेजस्वी अपने नए फॉर्मूले के जरिए मिशन 2020 की तैयारी में लग गए हैं। तेजस्वी की नई टीम में सबसे ज्यादा अति पिछड़ों और दलितों को जगह दी गई है। आरजेडी ने इस टीम के जरिए नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक में सेंधमारी की रणनीति बनाई है। विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने अपने संगठन में बड़ा बदलाव किया है। आरजेडी ने सुपर 50 का ऐलान करके सबको चौंका दिया। तेजस्वी की नई टीम 50 जिला अध्यक्षों के साथ मिशन 2020 के लिए तैयार है। सुपर 50 में सबसे ज्यादा अति पिछड़ों और दलितों को जगह दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा यह स्वीकार कर यह मान्यता के साथ कि राजनीति में सभी की भागीदारी होनी चाहिए और हमारे सभी जिला अध्यक्षों की प्रथम बैठक 9 तारीख को पटना में बुलाई गई है। जो राज्य के पदाधिकारियों की घोषणा कल शाम तक या परसों किसी समय तक राज्य के भी अधिकारी पदाधिकारियों की घोषणा कर दी जाएगी। अब तक पार्टी संगठन में माई समीकरण का वर्चस्व था, लेकिन इस बदलाव से साफ है कि नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक पर आरजेडी की सीधी नजर है। तेजस्वी अपनी नई सोच और नए फॉर्मूले के जरिए मिशन 2020 की तैयारी में लग गए हैं। तेजस्वी की नई टीम, आरजेडी ने की 50 जिला अध्यक्षों की घोषणा। संगठन में जातीय समीकरण का ख्याल रखा गया। जिला अध्यक्षों में अति पिछड़ों को मिली तरजीह। जेडीयू के अति पिछड़ा वोट में सेंध लगाने की कोशिश। अति पिछड़ी जाति से 14 जिला अध्यक्ष, यादव जाति से बनाए गए 12 जिला अध्यक्ष, अनुसूचित जाति से 7 जिला अध्यक्ष, अनुसूचित जनजाति से 1 जिला अध्यक्ष, 6 जिलों में मुस्लिम जिला अध्यक्ष, राजपूत 2, कुशवाहा 2 और भूमिहार जाति से 1 जिला अध्यक्ष। दरअसल आरजेडी मिशन 2020 के लिए कोई भी प्रयोग करने में हिचक नहीं रही। नई टीम के जरिए आरजेडी नीतीश कुमार के सबसे मजबूत वोट बैंक में सेंधमारी करने की भी कोशिश में है। वहीं जेडीयू इस नई टीम को कोई खास तवज्जो नहीं दे रही है। कि 2005 से लेकर 2020 तक के बीच में जो अति पिछड़े समाज के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है, जो उनके मैनिफेस्टो को जमीनी हकीकत में बदला है, जो उन्हें पावर मिला है पंचायती राज में, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अति पिछड़े समाज की पहली चॉइस अगर है तो वो नीतीश कुमार जी है। नीतीश खेमा भले ही तेजस्वी की इस टीम को हल्के में ले, लेकिन तेजस्वी इस नई टीम के जरिए 2020 की नैया पार करने की जुगत में है। देखना होगा कि सुपर 50 से तेजस्वी चुनाव में कितना फायदा लेते हैं। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट।
और इधर बिहार में कांग्रेस नेता अपने आलाकमान के आदेश को ही तरजीह नहीं दे रहे। पार्टी ने अपने चारों कार्यकारी अध्यक्षों को बिहार में अलग अलग इलाकों का दौरा करने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक इस आदेश का पालन नहीं हुआ। अब ऐसे में बुरे दौर से गुजर रही पार्टी का भला कैसे होगा? बिहार में कांग्रेस के अच्छे दिन कैसे आएंगे? कैसे बदलेगी कांग्रेस की सूरत जब कांग्रेस के नेता अपने आलाकमान के आदेश को ही तरजीह न दे रहे हों? दरअसल चुनावी साल में पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने पार्टी के पदाधिकारियों के बीच जिम्मेदारियों का बंटवारा किया था, जिसके तहत चारों कार्यकारी अध्यक्षों को बिहार के 4 हिस्सों की जिम्मेदारी दी गई थी और उन्हें उन इलाकों में जाकर पार्टी की जमीन मजबूत करने का टास्क मिला था। लेकिन इस फरमान के काफी दिन बीत जाने के बाद भी अब तक किसी कार्यकारी अध्यक्ष ने उन इलाकों का दौरा नहीं किया। अब पार्टी के प्रवक्ता उनके बचाव में आ गए हैं। उत्तर बिहार के प्रभारी अजय कपूर जी 10 तारीख को आ रहे हैं, 3 दिन तक पर बिहार में रहेंगे और उन्होंने सभी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को उत्तर बिहार के और जो कार्यकारी अध्यक्ष है उन जिलों के प्रभारी उन सब की बैठक बुलाई है और उसकी गहन समीक्षा होगी। उसके बाद हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। जब पार्टी की तरफ से एक बार सभी कार्यक्रम तय हो गए तो फिर इसका पालन क्यों नहीं किया गया? अब पार्टी के नेता ये सफाई देते फिर रहे हैं कि प्रभारी सचिव के आने के बाद समीक्षा होगी, लेकिन जब काम हुआ ही नहीं तो फिर समीक्षा किस बात की? अब इसको लेकर विरोधी कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। तो कांग्रेस ने आज तक आज़ादी के बाद जो ठगने का काम किया है, कांग्रेस को आज देश के अंदर कोई जनता पसंद नहीं कर रही है। अब आगे आने वाले दिनों में बिहार के अंदर जो चुनाव होगा उसमें निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 200 प्लस जीतेगी। बिहार में कांग्रेस पहले से ही हाशिए पर है। ऐसे में बुरे दौर में जब पार्टी के नेता अपने ही सीनियर्स के आदेश के पालन में कोताही बरतने लगे तो फिर पार्टी का भला कैसे होगा, ये समझना मुश्किल नहीं है। साकेत कुमार, न्यूज़ 18, पटना। उधर मिड डे मिल की बात करते हैं। बिहार के सरकारी शिक्षकों की दिनचर्या मिड डे मिल ने बदल कर रख दी है। हालात ये हैं कि गुरुजी पढ़ाने के बजाय रसोइये की ड्यूटी निभा रहे हैं। शुक्रवार आते ही शिक्षक अंडा मैनेजमेंट में व्यस्त हो जाते हैं और आप भी ये सब देखकर हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, साइकिल पर अंडे भरे कैरेट लेकर जा रहे ये शख्स अंडा विक्रेता नहीं बल्कि ये सभी सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर साहब हैं। नौकरी करनी है तो मना कैसे करें, अंडे भी ढो रहे हैं। दरअसल मिड डे मील में सरकारी नियमों के मुताबिक हफ्ते में 1 दिन बच्चों को खाने में अंडा देना है। ऐसे में शुक्रवार आते ही सभी प्रारंभिक स्कूलों में गुरुजी सुबह से शाम तक अंडा मैनेजमेंट में व्यस्त हो जाते हैं। पहली तस्वीर जमुई की है, जहां प्राथमिक विद्यालय बंदली के हेडमास्टर साहब स्कूल पहुंचते ही साइकिल उठाकर अंडे की खरीदारी करने पहुंच जाते हैं और फिर मोल भाव कर कैरेट लेकर स्कूल पहुंचते हैं। वहीं नवीन प्राथमिक विद्यालय चकाई के हेडमास्टर साहब भी कुछ यही काम करने पहुंचे हैं। अब जरा पटना जिले के बेहटा झुग्गी झोपड़ी स्कूल HM को देख लीजिए। ये तो खरीदारी भी नहीं कर पाए और लगातार मोलजोल ही हो रहा है क्योंकि बजट से ज्यादा अंडे की कीमत है। सरकार दे रहा है 6 रुपये अंडा और यहाँ पब्लिक दे रहा है 8 रुपये अंडा, तो 2 रुपया कहाँ से ले आएंगे हम? घर तो नहीं है, घर से खेत बाड़ी बेच करके हम दे देंगे। हम सरकार हमको अंडा का दाम देगा तब ना हम अंडा का लड़का खिलाएंगे। कहते हैं संडे हो या मंडे रोज खाएं अंडे। यहाँ तो सरकारी स्कूलों में महज 1 दिन भी अंडा खिलाना गुरुजी के लिए आफत बन चुका है। अब तक तो आपने हेडमास्टर साहब की एक्स्ट्रा ड्यूटी देखी, अब आपको शिक्षकों की भी ड्यूटी से रूबरू कराते हैं जो लंच टाइम से पहले ही किचन का जिम्मा उठा लेती हैं और रसोइये के साथ अंडे तैयार करने में लग जाती हैं। न्यूज़ 18 की टीम राजधानी पटना के शेखपुरा मध्य विद्यालय पहुंची तो यहाँ पर शिक्षिका अंडे छीलने में व्यस्त थीं और हेडमास्टर साहब निर्देश दे रहे थे। अब जरा आपको सरकारी रेट से भी रूबरू करा दें कि आखिर गुरुजी को क्यों परेशान कर रहा है अंडे का फंडा। तो सुनिए, सरकार प्रति बच्चे 1 अंडे पर महज 6 रुपए का भुगतान करती है, जबकि बाजार में अंडे 7 से 8 रुपए पर मिलते हैं। बावजूद इसके हेडमास्टर को अंडे की खरीदारी करनी पड़ती है।
450 अंडे आते हैं, पर बच्चे को 1 अंडा दिया जाता है खाने के लिए। और जो बच्चे मतलब अंडा नहीं खाते हैं उनके लिए फल का इंतजाम है। हमारे स्कूल में प्रिंसिपल सर करते हैं, हमारे हेड मास्टर से लेकर के यहाँ की टीचर, रसोईया, सबको मिल करके इस बच्चों के खाने में सहयोग करते हैं सर। हाँ, हम लोग हमेशा यहाँ सहयोग करते हैं। हमारे प्रिंसिपल हम लोगों को यहाँ बोलते हैं आइए थोड़ा देखने। और फ्राइडे के दिन, हर फ्राइडे को अंडा 450 बॉयल होता है, हम लोग उसमें सहयोग करते हैं। बराबर अंडा का पैसा घटा ही रहता है, अंत में जो एमडीएम की राशि रहती है उसी से लेके हमको चलाना पड़ता है, जिससे राशि भी कभी कभार घट जाती है। और अभी ठंडा के समय में जनवरी और फरवरी के लिए सरकार ने 6 रुपये रेट रखा है, जबकि आज ही हम 440 अंडा खरीद के लाए हैं 7 रुपये के रेट से। हमारी टीम ने शास्त्री नगर मिडिल स्कूल का भी जायजा लिया। यहाँ भी मिड डे मील तैयार हो रहा था और एचएम अंडे की कम कीमत मिलने का रोना रो रही थी। देखिए, दिसंबर और जनवरी में 6 रुपया रेट बढ़ाते हैं, इसके बाद लेकिन अंडा वाला के हम लोग जाते हैं तो बिना 7 रुपया से कम एकदम नहीं दे रहा है अंडा। बोल रहा है जी नहीं, वैसे नहीं होगा। लेकिन अब क्या करें, अपना पॉकेट से अपना खिलाते हैं। परेशानी तो होती है, लेकिन उसी में मैनेज करके अपना चलते हैं। तो आपने देखा सरकारी स्कूलों में आसान नहीं है अंडे का फंडा। जहां हेडमास्टर साहब को अंडे की खरीदारी करनी पड़ती है, वहीं शिक्षकों को अंडा छीलना भी पड़ता है और बनाना भी पड़ता है। सवाल उठता है कि ऐसे में शिक्षक पढ़ाएंगे या अंडे की खरीदारी करने जाएंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सरकार ने स्कूल ड्रेस से लेकर मध्याह्न भोजन तक की योजना चलाई। लेकिन गया का एक ऐसा स्कूल है जहां सिर्फ 9 बच्चों का नामांकन है, लेकिन मात्र 1 बच्ची पढ़ने आती है और पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक आते हैं। बड़ा होकर पढ़ लिख के क्या बनना चाहती है? डॉक्टर। इस तस्वीर को देखिए, ऐसी तस्वीर शायद ही आपने देखी होगी। पढ़ने वाली 1, पढ़ाने वाली 1, यानी 1 छात्र पर 1 टीचर। नहीं, रुकिए, 1 ही नहीं, 1 छात्र पर 2 टीचर। जी, गया मुख्यालय से 20 किलोमीटर की दूरी पर खिजरसराय का प्राथमिक विद्यालय मनसा बिघा स्कूल का चकाचक 2 मंजिला भवन है। शौचालय, चापाकल और किचन शेड के साथ स्कूल में सभी सुविधाएं भी मौजूद हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक भी हैं, लेकिन नामांकन मात्र 9 बच्चों का है और पढ़ने तो मात्र 1 ही बच्ची आती है। यहाँ मतलब बच्चे तो 1 ही आती है, मतलब जानवी, लेकिन अभी ये कुछ दिन से मतलब आ रहे हैं और सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। जाह्नवी नाम है इस छोटी सी बच्ची का। कक्षा 1 की छात्रा है। मौसम चाहे जैसा भी हो, हालात चाहे जो भी हो, जाह्नवी स्कूल जरूर आती है। लेकिन दुखद ये है कि कोई बच्चा इस स्कूल में पढ़ने नहीं आता। पता है क्यों? क्योंकि 35 परिवार वाले मनसा बिघा के लोगों को सरकारी स्कूल पर भरोसा नहीं। सब के सब अपने बच्चों को आसपास के प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, महंगी फीस चुकाते हैं, लेकिन मुफ्त के सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। हम लोग सारे पेरेंट टीचर भी मीटिंग यहाँ पे रखे थे और उसमें भी जनप्रतिनिधि को भी बुलाए थे, जो वार्ड सदस्य हैं वगैरह सभी को। और तो उसमें गांव वालों ने बोला कि ठीक है, कुछ बच्चे को भेजेंगे, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं, मतलब रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, हम प्राइवेट स्कूल में ही मतलब रखेंगे। बच्चे आए ना आए, शिक्षा विभाग हर महीने मनसा बिघा स्कूल पर 59,000 रुपए खर्च करता है। यानी आप कह सकते हैं कि अकेली जाह्नवी पर सरकार का 59,000 रुपए खर्च होता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी का कहना है कि लोगों को सरकारी शिक्षा के प्रति जागरूक करने की कोशिश होगी। उन स्कूलों को भी हम लोग टेकअप करेंगे ताकि वहाँ भी जो है बच्चों की संख्या इजाफा हो सके, विद्यालय फिर सही तरीके से संचालित होता है। काश कि सरकार ने मध्याह्न भोजन जैसी लुभावनी योजनाओं के साथ साथ शिक्षा के स्तर को भी सुधारने की कोशिश की होती, तो आज इस क्लासरूम में जाह्नवी अकेली नहीं होती। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलन लीली की रिपोर्ट। तस्वीर है मुजफ्फरपुर से, जो अगली तस्वीर है जहां ऑर्केस्ट्रा में ठुमकों पर नोट उड़ाए गए, हवाई फायरिंग की गई। लोगों को न तो कानून का खौफ रहा और न ही अनहोनी का डर रहा।
तस्वीरों में देख सकते हैं पूरी महफिल सजी है, फूहड़ गाने बज रहे हैं, स्टेज पर डांस चल रहा है। 2 लड़के डांसरों पर नोटों की बारिश कर रहे हैं और इसी बीच ठाए ठाए की आवाज सुनाई देती है। डांसरों के ठुमके पर पहले बंदूक से फायरिंग होती है, उसके बाद एक युवक पिस्टल निकालकर फायरिंग करने की कोशिश करने लगता है और इतने में पास खड़े दूसरे युवक ने उसके हाथ से पिस्टल छीनकर 2 गोलियां दाग दी। बंदूक लिया हुआ युवक भी पूरी मस्ती में दिख रहा है और डांस भी कर रहा है। वीडियो तुर्की ओपी के छाजन गांव की बताई जा रही है, जहां एसएसपी ने इस वीडियो पर संज्ञान लिया और जांच की बात कही है। इस मामले में पुलिस को पूर्व से ही सूचना है। इसमें हम लोगों ने आगे क्या अग्रिम कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज किया गया है और जो वीडियो है उसकी भी सत्यता का सत्यापन किया जा रहा है। इसके अलावा जो उसमें लोग हैं उनका भी सत्यापन करके पुलिस अपना एक्शन कर रही है। उधर कैमूर में बालू की ओवरलोडिंग का खेल जारी है। चेक पोस्ट अधिकारियों की जेब भरने के काम आ रहा है। अधिकारी और एंट्री माफिया के गठजोड़ से बालू लदी ओवरलोडेड गाड़ियां आसानी से गुजर जा रही हैं। सैया भये कोतवाल की अब डर काहे का, ये कहावत लागू हो रही है कैमूर के NH2 पर, जहां खुलेआम ओवरलोडिंग बालू का खेल चल रहा है। कुदरा चेक पोस्ट पर अधिकारियों के सामने ही बालू लदी ओवरलोडेड ट्रक आसानी से गुजर रही है। इनके लिए तो एंट्री माफिया का एक इशारा ही काफी है। जिग जगह बना करके गाड़ियों को ओवरलोड जो गाड़ियाँ बालू का आती है, अन्य प्रकार की जो भी ओवरलोड गाड़ी आती है उनको रोकने का वहाँ से पर्याप्त व्यवस्था किया गया है। वहाँ मजिस्ट्रेट पुलिस बल को 3 पालियों में 24 घंटा वहाँ कार्य कर रहे हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि मोहनिया टोल प्लाजा पर एक हफ्ते में 2200 से ज्यादा ओवरलोडेड गाड़ियां जिग-जैग टीम के सामने गुजर चुकी हैं, वो भी 24 घंटे मजिस्ट्रेट की तैनाती के बाद। 31 तारीख को 423 गाड़ियाँ निकली हुई हैं, 1 तारीख को 475, 2 तारीख को 179, 3 तारीख को 447। एक सप्ताह में 2000 से अधिक गाड़ियाँ मतलब गुजर चुकी हैं। कैमूर ट्रक एसोसिएशन के अध्यक्ष की माने तो जिग-जैग टीम पूरी तरह से नाकाम है। चेक पोस्ट ओवरलोडेड रोकने के लिए नहीं बल्कि जेब भरने के लिए लगाया गया है, तो मोहनिया के एसडीएम कार्रवाई का भरोसा दिला रहे हैं। सिर्फ अपना जेब भरने के चक्कर में पड़े हुए हैं और यहाँ 8 दिन हो गया चेक पोस्ट लगाए हुए और 8 दिन में एक भी गाड़ी 4 से 5 गाड़ी बंद हुई है। अगर मेरा चैलेंज है, अगर ये लोग मेरा साथ खड़ा हो तब इनको ओवरलोडिंग और अंडरलोडिंग का दिखा देंगे। एक ओवरलोडिंग गाड़ी ना आगे बढ़े मेरे क्षेत्र से, उस पर जुर्माना लगे, कार्रवाई हेतु जिग-जैग लगाए हैं। वहाँ हमारे 3 शिफ्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारी काम करते हैं। चैनपुर विधायक और बिहार सरकार के खनन मंत्री ब्रजकिशोर बिंद का दावा है कि प्रशासन ऐसे मामलों में सख्ती से निपट रहा है, जबकि मंत्री जी भी अधिकारी और एंट्री माफिया को गठजोड़ से भली भांति वाकिफ हैं। और गठित करके मैंने चेक पोस्ट बनवा दिया है। अब आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा, जीटी रोड पर भी और उधर आरा छपरा वाले रोड पर भी, जो उत्तर प्रदेश गोरखपुर रोड में भी मैंने हर जगह चेक पोस्ट का व्यवस्था करा दिया है। कैमूर में ओवरलोडिंग के खेल को समझना बिल्कुल आसान है। रात क्या दिन के उजाले में ओवरलोडेड गाड़ियां धड़ल्ले से पार कर रही हैं। अब बड़ा सवाल ये कि क्या NH2 पर अधिकारी खुद पैसे लेकर ओवरलोडिंग गाड़ी पार करा रहे हैं? कैमूर से न्यूज़ 18 के लिए प्रमोद कुमार की रिपोर्ट।
और किशनगंज में बाइक सवार बदमाशों ने लूट की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बहादुरगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों ने मोहम्मद मुदस्सिर रजा को गोली मारकर 3,50,000 रुपए की लूट की है। वहीं पीड़ित के भाई ने स्थानीय लोगों की मदद से एक अपराधी को पिस्टल के साथ पकड़ा, लेकिन 2 लुटेरे भागने में कामयाब रहे। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मामले में जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। और बांका में महिला कर्मी से छेड़खानी के आरोप में प्रखंड कार्यालय के प्रधान लिपिक को पुलिस ने हिरासत में लिया। मामला बौसी प्रखंड कार्यालय की महिला डाटा ऑपरेटर से जुड़ा हुआ है और अब बताया जा रहा है कि पीड़िता अपने कार्य का निपटारा कर जैसे ही अपने कमरे से निकलने वाली थी, प्रधान लिपिक छेड़खानी करने लगा। महिला किसी तरह से अपने कमरे से भागी। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। वहीं लिपिक आरोपों को झूठा बता रहा है। गेट बंद किया, लाइट से बंद किया, कंप्यूटर से बंद करके निकलने ही वाले थे, तब तक पीछे से बराबर मुझे पकड़ लिया। और ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कोई अपने शरीर को लेकर खिलवाड़ नहीं करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 4:30 बजे शाम में आपने क्या कहते हैं उनका जबरन हाथ पकड़ा, छेड़खानी करने, गलत आरोप। और नालंदा में शुक्रवार को अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना हिलसा के मलावा गांव की है, जहां ऑटो पलटने से एक मजदूर की मौत हुई। दूसरी घटना बिंद थाना क्षेत्र की, जहां स्कॉर्पियो की चपेट में आकर 2 बाइक सवार युवक की मौत हो गई। तीसरी घटना गिरियक थाना इलाके की है, जहां सड़क हादसे में एक युवक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। नवादा रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे हैं। गुमटी पर फाटक गिरने के बाद भी लोग थोड़े समय बचाने के लिए नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। यहां तक कि लोगों ने क्रॉसिंग पार करने के लिए अवैध तरीके से एक नया रास्ता बनाया है। इन तस्वीरों को जरा देखिए कि किस तरीके से ट्रेन गुजरने से ठीक पहले बाइक सवार सड़क पार कर रहा है और थोड़ी सी चूक में जान जा सकती है। ट्रेन के गुजरने के दौरान रेलवे के सुरक्षा इंतजाम के बावजूद लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। हम डाल देते हैं। सभी लोग अपने मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। ये लोगों की नैतिक जिम्मेवारी है कि वो भी कम से कम। और आगे देखिए मस्ती झमाझम।